सुदीजर साहब, हाँ, आज हमने 3 से 4 इशूज़ पे बात करनी है। सबसे पहले तो एक ईमान मज़ारी वाला इशू है, फिर उसके बाद अलीम खान वाला इशू है, जो उसकी सोसाइटी डूबी और उसके खिलाफ एक्शंस की बातें हो रही थी, वो एकदम से अचानक मामला दब गया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब हैं और हालिया सैलाब भी है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ईमान मज़ारी पे आप काफ़ी बात कर भी चुके हैं, अब फर्दर ईमान मज़ारी करने क्या जा रही हैं, ये ज़रा बताएं। मुझे लगता है कि ईमान मज़ारी साहबा ने जो सीसीटीवी फुटेज मांगी है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने सबूत इकट्ठे कर रही हैं और इसका मतलब यह है कि वो एक बड़ी कानूनी जंग का आगाज़ करने जा रही हैं। मुझे लगता है कि जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई का बड़ी कानूनी जंग का आगाज़ हो रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो ईमान मज़ारी साहबा के साथ जिस तरह से वकला खड़े हो रहे हैं, अगर तो इसमें थोड़ी सी भी चीज़ें आगे बढ़ी और वकला 40 से 50 भी उनके साथ सड़क पर निकल आए, तो ये एक बड़ी तहरीक में भी ये मामला कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि नौजवान वकला में बहुत ज़्यादा नफ़रत है इस निज़ाम की, इस निज़ाम के साथ जो जजेस खड़े हैं उनकी बहुत नफ़रत है। अब क्योंकि वो नफ़रत बहुत ज़्यादा है तो उनको कोई ट्रिगरिंग पॉइंट उस तरह से नहीं मिल रहा था। और ये एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट मिल गया है कि अगर इस पे 40-50 वकला सड़क पे निकलते हैं तो देखते ही देखते ये बड़ी तादाद में भी हो जाएंगे। और एक ऐसे वक्त के ऊपर जब पहले पाकिस्तान के नौजवान देख रहे हैं कि भाई अगर श्रीलंका में लोग निकल सकते हैं अपने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए, बांग्लादेश में निकल सकते हैं, नेपाल में निकल सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। नहीं, एक ज़िमनी सवाल ले लें, जो लोग डोगर साहब को लेके आए हैं, क्या वो 40-50 वकला से डर जाएंगे या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेंगे? बड़ी अच्छी आपने बात की है। 40-50 वकला जब निकलेंगे ना तो ये काफिला बनेगा और वकला साथ आएंगे। और वकला अगर 100 भी सिंसियरों के निकला ना, 100 वकला, तो इतना आसान नहीं है उनको गिराना, उनको दबाना। तो पाकिस्तान में जब जब तहरीकें चली हैं तो तुलबा वकला इनका अहम किरदार रहा है। डोगर साहब माफ़ी मांग लें तो फिर, हाँ, डोगर साहब माफ़ी मांग लें तो ये फिर अब ईमान मज़ारी पे है कि वो माफ़ करती हैं नहीं करती। लेकिन डोगर साहब को माफ़ी तो कम अज़ कम जो है वो डोगर साहब को मांगनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये है। और जिस तरह से मैंने वो कहा ना कि मुझे लगता यह है कि वो एक बड़ी कानूनी कार्रवाई जो है वो करने जा रही हैं, बड़ी कानूनी जंग लड़ने जा रही हैं। कार्रवाई तो नहीं होगी, ज़ाहिर है उनको लाने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई थोड़ी होने देंगे, या जस्टिस जाई अफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लगता यह है कि माहौल जो है वो गर्म होने वाला है। अच्छा चलें। और दूसरा एक इशू जो अभी मैंने बताया, जैसे कि अलीम खान साहब, पार्क व्यू सोसाइटी डूबी, एक बड़ी हमने बयान सुने कि जी उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, अब उनको सैक कर दिया जाएगा, ये वो मामला कहीं देखें अलीम खान जो है ना, एक बात तो ये है कि ये बड़ी एक फ़िक्र की बात होनी चाहिए पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि 1000 जानें जा चुकी हैं अब तक, 1000 जानें चारों सूबों में, यानी KPK में, पंजाब में जहाँ पे मुतासर हुआ, सिंध जो खुदा न खासा आगे मुतासर हो सकता है, बलूचिस्तान भी पहले मुतासर हो चुका है सैलाब से। लेकिन आपको वफाक में, चारों सूबों में, पंजाब में अलीम खान के ख़िलाफ़ या KPK में आपको किसी एक भी कब्ज़ा माफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नज़र नहीं आई, एक भी कब्ज़ा माफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नज़र आई है। इससे आपको आपकी रियासत की संजीदगी का पता चलता है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी रियासत कितनी संजीदा है लोगों की जानों के मामले में। 1000 इंसानी जानें चली गई हैं, कोई एक होटल नहीं गिराया गया, कोई एक मकान नहीं गिराया गया, कोई एक हाउस सोसाइटी नहीं गिराई गई, किसी एक हाउस सोसाइटी के मालिक को नहीं पकड़ा गया। एक को वो पकड़ा गया तो वो पहले से पता चला पकड़े हुए थे, ठीक है। तो बात ये है कि इसका मतलब क्या है, असल में ना पाकिस्तान में इस वक्त ना ठेकेदारों का, कब्ज़ा माफिया का और प्रॉपर्टी डीलर्स का राज है। और इस वक्त ये जो आपके जो सोसाइटीज़ वाले हैं, क्योंकि ये अरबों रुपए खिलाते हैं बहुत से अहम लोगों को, तो जाहिर है अभी आप सिर्फ, मैंने तो कई बार कहा है कि आप, मुझे नहीं पता अभी वो बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ नहीं लगा हुआ, जब आप मोटरवे से इस्लामाबाद इंटर होते हैं या आप इस्लामाबाद से मोटरवे की तरफ जा रहे होते हैं, 2 बिलबोर्ड आपको नजर आते हैं। अच्छा। एक आते हुए, एक जाते हुए। उनके ऊपर आप तस्वीरें देख लें अलीम खान साहब की सोसाइटी के बिलबोर्ड के ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन है जो इसकी सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो ये अलीम खान साहब की खिलाफ कार्रवाई का न होना ये बताता है कि पाकिस्तान के लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है, और इनके खून बहुत सस्ता है पाकिस्तानियों का। और इसी तरह से KPK में मुझे नहीं पता अब कितनी को कार्रवाई उन्होंने की है नहीं की, मेरे सामने तो कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह से जो KPK में ख़ास तौर पे, यानी पंजाब से तो आपको तोक़ा ही नहीं है ना, KPK में ख़ास तौर पे जो दरख्तों की कटाई करने वाले हैं, जो जंगलात का कत्लेआम करने वाले हैं, कोई बड़ी कार्रवाई उसमें भी हमें नज़र नहीं आई। तो बहरहाल अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई ना होना इस बात का सबूत है कि इस वक्त भी हमारा जो निज़ाम है वो किसी सूरत भी कब्ज़ा माफियाज के खिलाफ, 2 नंबर लोगों के खिलाफ
और कोई कार्रवाई करने को तैयार हमारा निज़ाम नहीं है, और लोगों की जानों की कोई उनके खून की कोई कीमत नहीं है, बहुत सस्ता है उनका खून। चले, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, अभी हालिया जो सैलाब है उसमें अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है? आपने एक टेलीथॉन भी की और उसमें भी थोड़ा सा बता दें, और ओवरऑल हुकूमत स्टिल गायब है। देखिए, एक तो जो इमरान रियाज खान साहब की टीम है वो इस वक्त जलालपुर में मौजूद है, अलीपुर में भी मौजूद है, और 3 खैमा बस्तियाँ जो हैं वो लगा दी गई हैं। बाकी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मुसलसल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कश्तियाँ भी पहुँची हैं वहाँ पे इमरान रियाज खान साहब की जाने से, 5 तो पहुँच चुकी हैं, बाकी भी कश्तियाँ पहुँचेंगी। रेस्क्यू करने के लिए भी रिलीफ का काम भी जारी है। जो बड़ा एक प्रोजेक्ट है वो है जो रिहेबिलिटेशन है, उसके लिए 3 चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। और एक तो जो है वो मैं, क्योंकि अब मेरे जो है वो उनकी जो डिटेल नहीं, जो एक फाउंडेशन है, जो एक चैरिटी है, उनका नाम क्योंकि मेरे जहन में नहीं आ रहा, मेरे उस मोबाइल में है, तो मैं वो बाद में आपको बताऊंगा कि डॉक्टर असगर साहब जो हैं यूके से हैं, और वो पहले भी जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर असगर साहब, मैं अपने ब्लॉग में उनकी चैरिटी का भी जिक्र करूंगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी जिक्र करूंगा। 2 चीज़ें कल रात मेरी उनसे कॉल पे डिस्कस हुई हैं। एक तो ज़ाहिर है मैंने अपना बताया कि जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है इमरान रियाज खान साहब के जो रिहेबिलिटेशन वाला, कि हम 1 लाख एकड़ जो ज़मीन है उसको काबिल काश्त बनाएंगे, और किसानों को, जो छोटा किसान है उसको बीज भी देंगे और उसको फैसिलिटेट करेंगे। जो डॉक्टर असगर साहब हैं, डॉक्टर असगर साहब ने मुझे बताया, मेरे साथ डिस्कशन हुई और कुछ उनकी सजेशन थी, कुछ मेरी थी। तो डॉक्टर असगर साहब जो हैं वो 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों में। अभी भी उनकी टीम बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। 2 चीज़ें हम करने जा रहे हैं। एक तो हम करने जा रहे हैं जो हर गाँव के अंदर 10 सिलाई मशीनों के साथ एक ऐसा सेंटर बनाने जा रहे हैं जिससे ख़वातीन जो हैं, अभी तो जो है वो इनिशली 10 मशीनों के साथ, सिलाई मशीनों के साथ, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, और भी कुछ हमने टीम को कहा है कि वो प्लान करें और क्या क्या हो सकता है ताकि ख़वातीन भी वहाँ पे उनके लिए भी रोज़गार के मौके हों। इसमें एक लंबा चौड़ा प्लान है, वो मैं अभी डिटेल में बाद में बताऊँगा। और एक है कि 500 हमारा टारगेट है, और अगर हमें डोनर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर असगर साहब की, डोनर्स मज़ीद मिल जाते हैं तो 1000 तक इसको ले जाएंगे। लेकिन अभी टारगेट 500 का है कि सैलाबज़दा इलाकों से 500 नौजवान हमने सेलेक्ट करने हैं, और उनको हमने ऐसे स्किल्स सिखाने हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजना है जिन इंस्टीट्यूशंस की फ़ीस जो है वो डॉक्टर असगर साहब और उनके दोस्त जो हैं वो पे करेंगे, और 500 नौजवानों को ऐसे स्किल सिखाए जाएंगे कि वो अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें और अपना कोई कारोबार कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें हैं इंशाल्लाह। और कुछ वो साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, और उसमें बड़ी तेज़ी वो ले आए। तो ये चीज़ें फिर मैं अपने व्लॉग्स में इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा। आखिरी सवाल कि अली अमीन गंडापुर साहब, उनके हवाले से आजकल माहौल फिर से गर्म है। एक कोई मीटिंग का जिक्र हो रहा है, कहीं पे वो कह रहे हैं कि जी कोई इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र हुआ, कुछ लोगों ने जिक्र किया, कुछ पार्टी के रहनुमा उनके हक में आ गए। ये मामला है क्या एक्चुअल सूरत हाल ऐसे है या कुछ डिफरेंट है थोड़ी? देखें, ये तो फ़हीम अख्तर साहब ने एक खबर ब्रेक की जिसमें उन्होंने कहा कि एक पार्लिमानी पार्टी का, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास था। उस इजलास में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हमारे 22 MPs इस्टेब्लिशमेंट को इस्लाम लिख के दे चुके हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएंगे। अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा अगेंस्ट जाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट हमारी हुकूमत गिरा देगी, क्योंकि हमारे 22 जो MPs हैं वो इस वक्त लोटे बन चुके हैं, अंदरूनी खाना, कि वो ओपनली हमारे साथ हैं लेकिन अंदरूनी खाना वो लोटे बन चुके हैं। तो जब इस्टेब्लिशमेंट उनको आंख मारेगी, इशारा करेगी, हुक्म देगी, तो वो अलग हो जाएंगे। अच्छा। अब पहली बात तो मेरी ये है, पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब को पता है कि 22 MPs बिक चुके हैं तो वो उनके खिलाफ, अगर ये बात उन्होंने की है, क्योंकि वो इसको डिनाई करें कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूसरी बात बड़ी सिंपल से है, मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मामलात इमरान खान साहब के साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। ना वो इमरान खान साहब को मिलने जाते हैं, ना मिलिट्री ऑपरेशन पे वो और इमरान खान एक पेज पे है, ना ड्रोन हमलों पे इमरान खान और एक पेज पर हैं, ना अफगानिस्तान जाने के वाले से उन्होंने इमरान खान के हुक्म की तामील की है, ना सितंबर में जलसे की तारीख दी है, ना वो इमरान खान की पेशियों पर आते हैं, ना वो अडयाला इमरान खान को मिलने जाते हैं, ना इमरान खान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब अपने जहन में ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान के साथ जो है वो नहीं चलना, और लगता है कि उनको भी पता चल चुका है कि उनकी मतलब PTI में उनकी मुस्तकबिल में कोई जगह नहीं है शायद। इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त हमें इमरान खान से मुलाकात की कोशिश तक करते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि ज़ाहिर है वो मुलाकात करने जाएंगे, मिलेंगे तो इमरान खान
जो कहेंगे वो उनको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर तो और काम ख़राब हो जाएगा। और आज वैसे समात भी है तोशाखाना की, तो उसमें भी देखें कि क्या उनके वाले से हुक्म आ सकता है। लेकिन इस वक्त उनके जो करीबी साथी हैं वो भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि लगता यह है कि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। अब ऐसा है नहीं है, क्या होगा ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीज़ें जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की ठीक नहीं है। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके भी सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो रहा है। किसी वक्त भी अडियाला से अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कोई बहुत ही बड़ी खबर आ सकती है। चलें जी, बहरहाल देखते हैं। आखिरी में जाते हुए एक सैलाब के हवाले से अलीपुर, क्योंकि एक मेरी मुलेका तहसील है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे इस टाइम 90%, जैसे आप खबरों में भी सुन चुके हैं कि 90% डूब चुकी है और लोगों के छतों के ऊपर से पानी गुजर चुका है। तो जितने भी मुखिया हजरात हैं उनसे अपील कि अलीपुर का रुख करें, और अलीपुर जलालपुर पीरवाला तो अभी तक भी पानी बह रहा है, और तकरीबन कमो बेश भी 1 से 1.5 माह तक तो ये पानी कहीं जाने वाला भी नहीं है। बहरहाल जी, जो भी नई अपडेट्स होंगी आपको बताते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसी बेशरम हुकूमत है, ये ऐसी बेहिस हुकूमत है, ये ऐसी जालिम हुकूमत है, इनके अंदर ऐसी बर्बरियत और यजीदियत और फसाइयत है कि आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने टीवी चैनल्स को आप ये अहकाम दिए हैं कि आप साउथ पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों से सब अच्छा दिखाएं। इनके अंदर कोई गैरत नहीं है, इनके सीने में दिल नहीं है, इनको शर्म नहीं आती कि एक वहाँ पे लोग डूब गए हैं, उनके बच्चे डूब गए हैं, उनके जानवर डूब गए हैं, उनके घर गिर गए हैं, और ये टीवी चैनल्स को कह रहे हैं कि तुम सब अच्छा दिखाओ। कोई थोड़ा सा एहसास करें, कोई थोड़ी सी शर्म करें। भाई तुम लोग अभी तक 70s में रह रहे हो, तुम्हें लगता है कि टीवी चैनल्स अगर नहीं दिखाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा ग्राउंड के ऊपर। सब अच्छा नहीं होगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना नुकसान हो गया है, कितना पानी खड़ा है। और कई लोगों से मैंने पूछा है, खासतौर पर मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल गोंदल साहब से मेरी बात हो रही थी जो वहाँ पे कैंप को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है 1 महीना भी पानी ये ना उतरे जितना पानी वहाँ पे खड़ा है, और तुम लोग ये कह रहे हो चैनलों को कि सब अच्छा दिखाओ। कोई थोड़ा सा शर्म करो, कोई थोड़ी सी हया करो। मैं जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं सलाम मुतासरा, ख़ास तौर पे वहाँ पे जो टिकटॉकर्स जो वहाँ से टिकटॉक वीडियोस के ज़रिए वहाँ की जो वहाँ पे नुकसान हुआ है वो दिखा रहे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं, आप दिखाएं लोगों को कि वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि टीवी चैनल्स नहीं दिखा रहे। और आप जो भी वीडियो बनाएं जो आप समझते हैं कि हम ट्विटर पे वायरल करें, अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करें, अपने फेसबुक पेजेस पे वायरल करें और दिखाएं लोगों को, तो प्लीज़ किसी तरह से हमें वो लिंक जो है वो भिजवा दें। और इसमें जो वहाँ के टिकटॉकर्स हैं वो अगर उनको मेरा वो मोबाइल नंबर चाहिए जिसके ऊपर वो मुझे वीडियो भिजवा सकें, तो वो इस वीडियो के कमेंट्स में वो कमेंट कर सकते हैं। मैं रिप्लाई में उनको अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दूँगा, उसके ऊपर मुझे वो वीडियोज़ भेजें ताकि उन वीडियोस को ट्वीट किया जा सके और पूरी दुनिया को दिखाया जा सके कि साउथ पंजाब के अंदर लोगों का कितना नुकसान हुआ है। टीवी चैनल मालकान ने अपने ज़मीर का एक बार फिर सौदा कर लिया है। जनूबी पंजाब के अंदर जो इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में नुकसान हो रहा है वो नहीं दिखा रहे, जो अवाम के वहाँ पे जज्बात हैं वो नहीं दिखा रहे। और ख़ास तौर पर आप देखें कि मैं देख रहा था शाहजेब खानज़ादा का जो जुमेरात और जुमे का प्रोग्राम था, एक भी सैलाब मुतासरा शख्स का कोई बयान इन्होंने नहीं चलाया। फिर आप शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम देखें, जुमे का और हफ्ते वाले प्रोग्राम में एक भी जनूबी पंजाब में मुतासरा जो लोगों की आहो पुकार है, चीखो पुकार है, जो उनके बच्चे बह गए हैं, एक भी किसी मुतासरा शख्स का उन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिखाया। और फिर कल इतवार वाले दिन तो टीवी चैनल्स को कहा गया है कि सैलाब मुतासरीन को दिखाने के बजाय टीवी चैनल के ऊपर ट्रांसमिशन करो, पाकिस्तान और भारत के मैच के ऊपर ट्रांसमिशन करो, ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो सैलाब से हट के और मैच पे हो जाए। को अल्लाह का खौफ करो। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पानी में डूबे हुए हैं, मुतासर हैं, उनके बच्चे बह गए, जानवर बह गए, घर बह गए, और तुम इतने बेशरम हो कि तुम टीवी चैनलों को कह रहे हो कि तुम मैच के ऊपर ट्रांसमिशन करो। और तुम लोगों ने अरबों रुपए के इश्तिहारात दे दिए चैनल्स को, टीवी चैनल्स के ऊपर। अब इश्तिहार मरियम नवाज को बसों का प्रोग्राम है, उसके ऊपर इश्तिहार चल रहा है, FBR का इश्तिहार चल रहा है, शबाशिकों को इश्तिहार चल रहा है, करोड़ों अरबों के इश्तिहार दे दिए। आपको एक फिगर पता होनी चाहिए, पिछले 3 साल में ये टीवी चैनल्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 20 से 25 अरब रुपए दे चुके हैं। और आपको पता है ये जो 20-25 अरब रुपए इन्होंने टीवी चैनल्स को खिलाया है, अगर ये अवाम पे खर्च करना चाहें तो 25 अरब में 25,000 कश्तियां आ जाती हैं। 25,000 कश्तियां, वो 25,000 कश्तियां होती तो एक दिन में तमाम लोगों को वहां से निकाला जा सकता था। और आपको पता है रोजाना जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत कर्जा ले रही है पूरी दुनिया से, आलमी इदारों से 25 अरब रुपए कर्जा ले रहे हैं डेली। एक दिन का कर्जा जो है अगर वो जनूबी पंजाब के अवाम पे खर्च कर दिया जाता 25,000 कश्तियां आ जाती। और अगर एक दिन का कर्जा 25 अरब रुपए जनूबी पंजाब के लोगों को दे दिया जाए
तो सब जिनके घर गिर गए उनके घर बन सकते हैं, लेकिन इनका फोकस जो है वो अवाम नहीं है, इनका फोकस कुछ और है, क्योंकि ये अवाम के वोटों से आए नहीं है, इन्हें पता है अवाम ने हमें वोट देने नहीं है, तो इसलिए ये करप्शन लूट मार में मसरूफ़ हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती हमारी कि ये इस वक्त टीवी चैनल्स को ख़रीद लिया गया। इन्हें लगता है कि टीवी चैनलों पे खबरें नहीं चलेंगी तो सब अच्छे का तास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जनूबी पंजाब के लोगों का खून इतना सस्ता क्यों है? क्यों जनूबी पंजाब के अंदर जो लोगों की जानें जा रही हैं उसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा? क्यों लोगों को नहीं बताया जा रहा कि जनूबी पंजाब में कितना नुकसान हो गया है? सिर्फ इसलिए कि अगर आप ये बताएंगे तो उससे हुकूमत की नाअहली साबित होगी, उससे मरीम नवाज़ एक्सपोज होगी कि मरीम नवाज़ के लोग एक्सपोज होंगे। खुदारा ऐसे ना करें, जनूबी पंजाब के लोगों का खून इतना सस्ता नहीं है, मत जनूबी पंजाब के लोगों के साथ ये करें, कुछ खुदा का खौफ करें। देखें, इमरान खान की नफरत में ना पिछले 3 साल में तमाम फैसले इमरान खान की नफरत में किए गए हैं। तमाम इदारे इमरान खान की नफरत में बर्बाद किए गए। हर इदारे के टॉप पे वो शख्स आकर बिठाया गया जो इमरान खान से नफरत करता था। क्राइटेरिया ये नहीं था कि ये इस इदारे को सर्व कर सकता है, ये इस इदारे को आगे ले जा सकता है, ये पाकिस्तान के को आगे ले जा सकता है, पाकिस्तान के लोगों को सर्व कर सकता है। उसी में से एक अहम इदारा अदलिया का इदारा है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में किसी के साथ जुल्म होता है, जबर होता है, नाइंसाफ़ी होती है, उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा होता है, उसके कोई हक मारता है, वो अदालतों में जाता है और अदालतों को बर्बाद कर दिया गया। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें कि जस्टिस सरफराज डोगर को सिर्फ इसलिए 15 नंबर से उठा के लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया है और चीफ जस्टिस बनाया गया, कोई इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। और आपने अदलिया को बर्बाद कर दिया, लोग अदालतों पर एतमाद नहीं कर रहे, लोग अदालतों से रजू नहीं कर रहे, लोग कानून हाथ में ले रहे, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। खुदारा 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 पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान पर तरस खाएँ और सोचें कि आपने मुल्क का कितना नुकसान कर दिया है। इमरान खान की दुश्मनी से निकल आएँ और अदलिया को आज़ाद होने दें, क्योंकि मसला यह है कि आप इमरान खान की दुश्मनी में जिन नालायक जजों को लाए हैं, जब आप उनसे 2 नंबर काम ले रहे हैं तो 2 नंबर काम एक, अगर आप इमरान खान के खिलाफ एक काम ले रहे हैं तो वो जज 50 काम अपने कर रहे हैं 2 नंबर। और हर ओहदों पे बैठे हुए लोग जो हैं वो इस वक्त ऐसे दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे हैं कि जैसे हर दिन आखिरी दिन हो और माल धड़ाधड़ पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रहा है, ताकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान इस तरह से नहीं चल सकता और इन्हें डर है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान के अंदर लोग निकल सकते हैं, तो हमने तो फिर पाकिस्तान से बाहर भागना है, तो जल्दी जल्दी पाकिस्तान से बाहर अरबों रुपए के असासे जदादें बना लो, औलादें सेट कर लो। तो भूल जाओ इस बात को कि ये चीज़ें तुम जो है वो हज़म कर सकोगे। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मैं हुकूमत की तारीफ़ करने को तैयार हूँ, मेरी नून लीग को ये ऑफ़र है कि मैं आपकी तारीफ़ करने को तैयार हूँ। सिर्फ मुझे बता दें कि आपने किसानों को पिछले 3 साल में कितना फ़ायदा दिया, इमरान खान को निकालने के बाद आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इतना फ़ायदा दिया है, आपने रोज़गार के कितने मौके फराहम किए हैं, आपने आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ लाए हैं, आपने कितने लोगों को नया रोज़गार दिया है, आपने तनख्वाहदार तबके की ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ लाए हैं, आप नौजवानों के लिए कितने रोज़गार के मौके फराहम किए हैं। आप मुझे बताएं, मुझे कायल करें कि इमरान खान को निकालने के बाद पिछले 3 साल में पाकिस्तान का कौन सा शोबा है जो आगे गया है, पाकिस्तान का कौन सा तबका है जिसकी ज़िंदगी में आसानी आई है, कौन सा इस वक्त इदारा है जिसकी इस वक्त क्रेडिबिलिटी है, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसकी क्रेडिबिलिटी है। आप मुझे ये बात में बता दें, मुझे कायल कर लें, मैं आपकी तारीफ़ करने को तैयार हूँ। एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है, हादी अली चट्ठा जो ईमान मज़ारी साहिबा के हस्बैंड हैं, खामिद हैं, उन्होंने बताया है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने ईमान मज़ारी साहिबा की फ़ैमिली से रब्ता किया है और उनकी फ़ैमिली जो डोगर साहब की फ़ैमिली है वो ईमान मज़ारी साहिबा की फ़ैमिली से रब्ता करके कह रही है कि मामले को रफ़ा दफ़ा करें, क्योंकि जस्टिस डोगर बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि उनसे बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया है, उन्होंने बहुत बदतमीज़ी कर दी है, उनके गिरद घेरा तंग हो गया है। ईमान मज़ारी जो है वो उनको घर तक छोड़ कर आएंगी और वकला उनके साथ खड़े होना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए अब जस्टिस सरफराज डोगर की फ़ैमिली ने ईमान मज़ारी की फ़ैमिली से रब्ता किया। ये मिसकंडक्ट है, एक जज की फ़ैमिली अगर किसी उनसे मुतासरा फ़रीक से रब्ता करती है, लेकिन मुख्तसर ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। ईमान मज़ारी ने एक बड़ा स्टेप लिया है। ईमान मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनको एक दरख्वास्त दी है और कहा है कि CCTV फुटेज जो थी 11 सितंबर को जब कमरा अदालत में जस्टिस सरफराज डोगर ने बदतमीज़ी की ईमान मज़ारी के साथ 9 से 11 बजे के दरमियान की उन्होंने CCTV फुटेज मांगी है, जो अदालत के अंदर कैमरे हैं उनकी फुटेज मांगी है, क्योंकि उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है, वीडियो भी रिकॉर्ड होती है। लगता यह है कि ईमान मज़ारी जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ बड़ी कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं, बड़ी कानूनी जंग लड़ने जा रही हैं। इसमें नौजवान वकला उनके साथ खड़े हो रहे हैं और लगता यह है कि अगर ईमान मज़ारी जो कि यकीनन खड़ी रहेंगी और उनके साथ अगर 20, 25, 30 वकला ग्राउंड पे सड़क पे निकल आते हैं तो ये एक बड़ी तहरीक में बदल सकता है और जस्टिस सरफराज डोगर के गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर है और दिन है सोमवार का। 4 अहम इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। सैलाब के हवाले से तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं, ट्विटर पे भी बात कर रहे हैं और जो व्हाट्सएप चैनल है उसके ऊपर भी मुसलसल अपडेट्स भेज रहे हैं। इमरान खान साहब को एक तो जवाब आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके अलकादर केस के हवाले से। इमरान खान साहब के भांजे का केस उसी जज के हवाले हो गया है जिस जज ने इमरान खान साहब की ज़मानतें मुस्तरद की थी और जिनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी गैर कानूनी डिक्लेयर किया था। और आज तोशाखाना 2 केस की अहम समाअत है
और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से चीज़ें जो उनकी पार्टी के अंदर हैं वो दुरुस्त नहीं चल रही। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। पहले शुरू में ज़रा अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का मामला है क्या। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त एक बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, क्योंकि पहले तो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हो गई थी, तो इसलिए एक कम्युनिकेशन गैप था। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं वो खबरें बाहर नहीं आ रही थी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को जो इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस देनी थी वो इंस्ट्रक्शंस इमरान खान साहब नहीं दे पा रहे थे। फिर अली अमीन गंडापुर साहब उनमें से क्या चीज़ कर रहे हैं क्या चीज़ नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट भी इमरान खान साहब तक नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब ये कम्युनिकेशन जो है वो इमरान खान के साथ स्टार्ट हो गई है, और कम्युनिकेशन स्टार्ट इसलिए हो गई है कि ये निज़ाम कभी भी ये ना कम्युनिकेशन स्टार्ट होने देता। लेकिन मसला ये है कि अलकादिर केस लगने से पहले पहले तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा सुनानी है, और क्योंकि सज़ा सुनानी है तो उसके लिए ट्रायल चलाना है। अच्छा, ट्रायल जो है वो वकला ने कहा कि हम नहीं चलने देंगे जब तक इमरान खान की बहनें अंदर नहीं होंगी। अब क्योंकि जज साहब जो शाहरुख अर्जुमान साहब हैं उनको ये हुक्म है कि आपने इस ट्रायल को एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, तो उसके लिए वो ट्रायल चला रहे हैं। जब ट्रायल उन्होंने चलाना है तो बहनों को अंदर बुलाना पड़ता है, और क्योंकि अब बहनें अंदर जाती हैं तो जाहिर है बाहर की रिपोर्ट अंदर पहुंचती है, अंदर की रिपोर्ट बाहर आती है। अब 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लग रहा है कि इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है। इमरान खान साहब मसलन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 माह में पहली मरतबा जो 26 अगस्त का ट्वीट था इमरान खान साहब का, उसमें कैटेगोरिकल अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ चीज़ें थी। पहला, इमरान खान साहब ने उसमें हुक्म यह दिया कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि मुझसे मिलने आए, और अगर उनको मुझसे नहीं मिलने दिया जाता तो वो सुप्रीम कोर्ट से या दीगर फोरम से रजू करें। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अडयाला जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर देते हैं, और पिटीशन जो है उनको जिसने भी ये मशवरा दिया है उसने यानी एक बिल्कुल यानी अब इसमें दो ही चीज़ें हैं ना जो इल्ज़ाम उन पे लगता है कि वो जानबूझ के ही कर रहे हैं। अगर जानबूझ के वो ये नहीं कर रहे तो जिसने भी उनको ये मशवरा दिया उसने गलत दिया कि जिस तरह से उन्होंने पिटीशन दायर किया है ये तरीकाकार कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। तो उनको अगर पिटीशन दायर करनी थी तो वो दुरुस्त तरीके से दायर करते, लगती ना लगती वो एक अलग बात थी, और अगर ना लगती तो वो चले जाते जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब की अदालत में जाके ओपन कोर्ट में बात करते, और अगर वो वहां भी ना लगती तो वो एजुटेशन की तरफ जाते। मैं बड़ा इस पे क्लियर हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर आज 14 सितंबर को इमरान खान से मिलना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उनको मुलाकात से नहीं रोक सकती। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त एक पाकिस्तान के सबसे हसास तरीन सूबे के वज़ीर आला हैं, और उस सूबे में वफाकी हुकूमत या वफाकी जो इदारे हैं उनकी तमाम पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो उसके बदले में वो इतनी तो फेवर ले सकते हैं उन इदारों से और उस हुकूमत से कि अगर मैं आपके तमाम पॉलिसीज़ और तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ अपने सूबे में अपने लीडर के एतराज़ के बावजूद, तो मुझे कम से कम मेरे लीडर तक एक्सेस तो दे दें। और दूसरी बात यह है कि जब मिर्ज़ा अफरीदी साहब के टिकट के लिए और इरशाद हुसैन को टिकट नहीं देना, और इसको इरफान सलीम को, अजहर मिशवानी को और इसको खुरम ज़ीशान को टिकट नहीं देना और इन लोगों को देना है, इसके लिए जब मिलने जाते हैं बैरिस्टर सैफ साहब तो उनकी आराम से मुलाकात हो जाती है, और मतलब जब चाहें बैरिस्टर सैफ जाके मिल लेते हैं। तो अभी तो चले जाए ना, बैरिस्टर सैफ साहब ही चले जाएं, जाके मिल लें, इमरान खान साहब को बता दें कि ये मामलात हैं। तो पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने 26 अगस्त को ये कहा कि आप मुझसे मिलने आए, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब आज 14 सितंबर आ गई है, 19 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब के हुक्म को, अभी तक वो इमरान खान साहब से मिलने नहीं गए, और उन्होंने इमरान खान साहब से मिलने की कोई संजीदा कोशिश भी नहीं की। दूसरा, जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको इमरान खान साहब ने कहा कि आप जो है वो ड्रोन हमले रुकवाएं पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से हो रहे हैं, और जो ऑपरेशन है वो रुकवाएं। इन दोनों के ऊपर KPK हुकूमत के जो तर्जमान है बैरिस्टर सैफ साहब या दीगर जो उनके लोग हैं, उनका ये कहना है कि जी यहाँ तो ऑपरेशन को हो ही नहीं रहा, मिलिट्री ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। अब अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान गलत बयानी कर रहे हैं, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। तो ये दूसरे और तीसरे पॉइंट के ऊपर, ड्रोन हमलों वाले के ऊपर भी और मिलिट्री ऑपरेशन वाले के ऊपर भी, इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। चौथा जो मामला है वो है इमरान खान साहब अफगानिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर है उनको जो वापस इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस तरीके से भेजा जा रहा है ये इस्लाम के भी खिलाफ है, हमारी शरीयत के भी खिलाफ है, अखलाकियात के भी खिलाफ है, और जो एक पड़ोसियों के हुकूक है उसके भी खिलाफ है। उसके लिए इमरान खान कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अफगानिस्तान जाएं। उस पर भी इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक है, मैं तो जा ही नहीं सकता।
और ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि अली इमिन गंडापुर साहब का इतने अरसे से पासपोर्ट ब्लॉक है और आज तक उन्होंने ये बताया ही नहीं है, ना ही किसी अदालत से रजू किया। और ये पूरी दुनिया के मीडिया के लिए खबर है कि पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला जो उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया है वफाकी हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने।